नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करता है तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट केएलए कॉर्पोरेशन चेन्नई के अंदर एक नया आर&डी कैंपस सेटअप करेगा और इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी बेसिकली 12 एकड़ के एरिया में फैली होगी और ग्लोबली इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस ही होने वाला है, जहां पर सेमीकंडक्टर के एरिया में एडवांस रिसर्च और इंजीनियरिंग का काम किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ हफ्ते पहले ही इन्होंने चेन्नई के अंदर 300 करोड़ रुपीस की आर&डी सेंटर को ओपन किया था और अब ये वाला उससे काफ़ी बड़ा होगा, जहाँ पर $400 मिलियन यानी कि अराउंड 3600 करोड़ रुपीस के आसपास ये इन्वेस्ट करेंगे। अगले एक दशक के अंदर अंदर 4000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट पासपोर्ट रैंकिंग को लेकर है, जहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भी लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पर भारत की रैंक में हमें 10 पीएसएस का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों आप जानती हैं कि ये इंडेक्स हर साल लॉन्च किया जाता है, जिससे पता चलता है कि एक कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितने देशों में उस कंट्री को वीजा फ्री एक्सेस या फिर वीजा ऑन अराइवल मिल पाता है। पिछले साल भारत की रैंक यहाँ पर 85 थी और अब ये 75 पर पहुंच चुकी है। एक साल के अंदर अंदर 10 रैंक्स का जंप हमें देखने को मिला है। अभी ग्लोबली 56 ऐसी कंट्रीज है जहां पर इंडियंस को या तो वीजा फ्री एक्सेस मिलता है या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है। और अगर बात करूँ नंबर 1 के बारे में, तो हर बार की तरह यहाँ पर सिंगापुर के पासपोर्ट को पहला रैंक दिया गया है और उनको ओवरऑल 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फ्लाईओवर प्लान को रिवाइव कर दिया है वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को लेकर और इसके लिए दोबारा से टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं। तो दोस्तों बेसिकली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए माहिम से बांद्रा के बीच में बीएमसी लंबे समय से फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन प्लान कर रही है। 2 बार इसके लिए टेंडर फ्लोट किए गए, जिनको कैंसिल करना पड़ा, पर अभी क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है तो फिर से रिवाइव करके इसको दोबारा से टेंडर यहाँ पर फ्लोट किए गए हैं। माहिम में मछीमार कॉलोनी से बांद्रा तक ये बनाया जाएगा। 1 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जिसके चलते होगा ये कि कम्यूटर्स को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। 220.17 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और अगर टेंडर दे दिए जाते हैं तो उसके लिए 2-2.5 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर आंध्र प्रदेश में पहली बार स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आंध्र प्रदेश सरकार के पास में प्रपोजल भी सबमिट किए हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये कंसेप्ट महाराष्ट्र के स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी से इंस्पायर्ड है। जैसे वो महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली मुंबई में बड़े स्केल पर स्लम रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उसी तरह से विशाखापट्टनम के अंदर ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी काम करना चाहती है। अभी फिलहाल 2 स्लम्स के रिडेवलपमेंट को लेकर प्रपोजल सबमिट किए गए हैं, जिसके लिए पहले स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को सेटअप करना होगा। विशाखापट्टनम के अंदर अभी जो 2 स्लम शॉर्टलिस्ट की गई है रिडेवलपमेंट में, उसमें से एक वेलमपेटा में होगी, जहां पर ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी 177 फैमिलीज के लिए, जबकि एक और इंदिरा गांधी नगर में होगी, जहां पर ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी 110 फैमिलीज के लिए। 40 करोड़ रुपीस के आसपास इनके ऊपर खर्च होंगे। अगली 2 अपडेट फिर से तमिलनाडु से है, जहां पर वैगई रिवर के ऊपर भी एक नया रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा और इस प्रपोजल के लिए मदुरई कॉर्पोरेशन को तमिलनाडु सरकार की अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि त्रिची के अंदर कावेरी रिवर फ्रंट को अप्रूवल मिल गई थी और अब वैगई रिवर के ऊपर भी रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। 12 किलोमीटर के आसपास टेस्ट तैयार होगी पहले फेज के अंदर, जहां पर मल्टीपल छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाएंगे और एक मेजर रिवर फ्रंट पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें आपको वॉकिंग ट्रैक्स, फूड कोर्ट्स, योगा स्पेसेस, व्यूइंग गैलरी और एक एम्फी थिएटर भी बनता हुआ दिखाई देगा। 76 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। प्रिपरेशन इसको लेकर स्टार्ट हो चुकी है। मार्च के पहले ही हफ्ते के अंदर इसको लेकर टेंडर फ्लोट किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से ही है, जहां पर जापानीज कंपनी डेकिन एक और फैक्ट्री को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में आप मोस्ट प्रोबेबली जानती होंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भारत में कई सारी फैसिलिटीज को ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट सिटी सिटी के अंदर भी ये फैसिलिटी को ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये वाली फैसिलिटी रेजी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके सेटअप की जाएगी, जहां पर एसी कंप्रेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। 33.1 एकड़ की एरिया में फैली होगी और 1.33 लाख स्क्वायर मीटर का इसका बिल्टअप एरिया होगा। पहले फेज में 547 करोड़ रुपये से इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हर साल 2 मिलियन एसी कंप्रेसर्स मैन्युफैक्चर हो पाएंगी और ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए होंगे। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी तो इवेंचुअली इसकी कैपेसिटी 9 मिलियन यूनिट्स पर एनम तक पहुँच जाएगी और फिर इनको दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग इशू को टैकल करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ड्रेन रीमॉडलिंग प्लान अप्रूव कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल 3 ड्रेन्स के ऊपर काम करने के लिए 125 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली हमारे देश की वन ऑफ द ओल्ड प्लांट सिटी है, जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है,
जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है वैसे ही वाटर लॉगिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जिसका एक बड़ा रीज़न स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की खराब हालत है, जिसके ऊपर अब फाइनली सरकार काम करना चाहती है। सबसे पहले रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के बीच 25 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर भी मॉडलिंग की जाएगी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, जिसका इम्पैक्ट सेंट्रल दिल्ली, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, ITO और आउटर दिल्ली जैसे एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पर अलग अलग एरियाज में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगली दूसरा अपडेट नागपुर मेट्रो से है, जहाँ पर नागपुर मेट्रो के फेज 3 को महा मेट्रो ने और एक्सपांड कर दिया है और अब इस फेज में 54.5 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। दोस्तों, नागपुर मेट्रो के फेज 3 को जब प्लान किया गया था तो उस समय सिर्फ एक ही कॉरिडोर अनाउंस किया गया था, जो कि सीतापुर से कुराड़ी के बीच बनने वाला था 11.5 किलोमीटर का। पर अभी क्योंकि नागपुर के अंदर नए अर्बन सेंटर्स तैयार हो रहे हैं तो फिर 3 किलोमीटर का एक और कॉरिडोर ऐड किया गया MIDC ESR से सीएट फैक्ट्री तक। उसके साथ साथ खापरी से न्यू नागपुर के बीच में भी 15 किलोमीटर का एक और कॉरिडोर ऐड किया। इन तीनों कॉरिडोर्स को फेज 3 में ही बनाया जाना था। और अब बताया जा रहा है कि महा मेट्रो ने मनकापुर चौक से रचना जंक्शन के बीच में 25 किलोमीटर के एक और सेक्शन को ऐड कर लिया है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 4 कॉरिडोर्स बनेंगे जिनकी लेंथ 54.5 किलोमीटर की होगी और सभी फेसेस में से ये सबसे बड़ा फेज होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर ने ऑफिस को ये कहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन तेज किया जाए और साथ ही साथ इसके लिए रिवाइज्ड DPR तैयार की जाए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यूनियन बजट के दौरान ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि सूरत से दानकुनी के बीच में बनेगा। उसी के बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन स्टेट से पास होने वाला है और 2100 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। अभी फिलहाल ऐसा बताया गया है कि कुछ फीचर्स को रेलवेज कंसीडर कर रही है, जिसमें हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स, एडवांस सिग्नलिंग, कवर सिस्टम और लेवल क्रॉसिंग को लेकर कुछ चीजें यहाँ पर प्लान की जा रही है। और अगर उनको DPR में इंक्लूड किया जाता है तो इसके अलाइनमेंट में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसकी कॉस्ट में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उसी को लेकर अभी रेलवेज ने कहा है कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर इसकी रिवाइज्ड और अपडेटेड DPR तैयार किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम स्टार्ट हो। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन में इस बार कोई डिले ना हो, तो पूरे प्रोजेक्ट को कई सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और एक ही बार में सभी पार्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2.2 लाख करोड़ रुपीस की AI हब सिक्योर कर ली है, क्योंकि हैदराबाद बेस्ड कंपनी AM ग्रीन को उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है लैंड एलोकेशन के लिए। तो दोस्तों, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो इस कंपनी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूपी सरकार के साथ में एक AI हब को लेकर MOU साइन किया था, जहां पर इन्होंने बताया था ये $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा बेल्ट में इसको बनाने की बात की थी और अब वो MOU ग्राउंड रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर प्रॉपर एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। और साथ ही साथ सेक्टर 28 में 114 एकर्स और सेक्टर 8D में 175 एकर्स ऑफ लैंड इनको दे दी गई है, जहां पर ये इनकी AI हब को सेटअप कर सकते हैं। 5 लाख के आसपास एडवांस चिपसेट्स यहाँ पर डिप्लॉय किए रहेंगे और 1 गीगावाट से ऊपर यहाँ पर कैपेसिटी होने वाली है। मल्टीपल फेजेज में तैयार होगी 2028 से 2030 के बीच और इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।